Good evening, everyone. Good evening, everyone. So, everyone, confirm in the chat box. बेटा, am I audible? Am I visible clearly to all of you? आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सर्वेइंग के बारे में बेसिक कुछ बातें कर लेंगे. सेशन थोड़ा सा आज शॉर्ट रहने वाला है बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग वेल, बट कल से या परसों से डे आफ्टर टुमारो वी विल रेगुलेट द सेशन. जो आपका टाइमिंग है उसके हिसाब से कंप्लीट कर लेंगे. बट ठीक है, आज भी कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं. टोटल अगर मैं सबसे पहले बात करूं कि सर इस सब्जेक्ट का गेट में वेटेज क्या है, क्यों पढ़ना इंपॉर्टेंट है, तो इजिली यू कैन एक्सपेक्ट कुछ कुछ जनरल बातें जो मैं बता दे रहा हूं. 4 to 5 मार्क्स इन योर गेट एग्जाम. तो ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन. तो यस, यू कैन इजिली एक्सपेक्ट 4 to 5 मार्क्स इन योर गेट एग्जाम फ्रॉम दिस पेपर. सबसे अच्छी बात क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है ये सब्जेक्ट, जरा सा इसके बारे में समझ लेते हैं. बहुत एज सच फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है. एज ए स्टूडेंट जहां जहां पर आपको डिफिकल्टी होती है उनकी बात कर लेते हैं कि सर बहुत ज्यादा फॉर्मूले होते हैं तो प्रॉब्लम आती है. ये सब्जेक्ट जो है बेसिकली ये आपके बेसिक एप्टीट्यूड बेस पे काम कर जाएगा. जैसे फॉर एग्जांपल एक बहुत आसान सा तरीका है कि अगर मैं आपसे बोलूं कि एक टॉफी 1 रुपए में मिलती है तो 10 टॉफी कितने रुपए की मिलेंगी. तो इसके लिए एज सच कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं है. बेसिक कॉमन सेंस से भी आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं. इन द सेम वे द इंटायर सब्जेक्ट इज बेस्ड ऑन द सेम फिलोसफी. बहुत बेसिक सब्जेक्ट है, बहुत बेसिक कंसेप्ट हैं, तो आसानी से एज सच एज फॉर्मूला इज नॉट रिक्वायर्ड. पहला बात. दूसरा, क्वेश्चन का जो लेवल रहने वाला है वो बहुत इजी आता है, इजी टू मॉडरेट. एज सच बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आता है. और यहां से ये एक वो पोर्शन है जहां से आप अपने टाइम को कुछ सेव कर सकते हैं. बहुत लेंदी क्वेश्चंस नहीं आते हैं, तो ऑब्वियसली इन कुछ क्वेश्चन से जो सर्वेइंग वाले क्वेश्चंस आएंगे उनसे आप अपने टाइम को सेव करके उस टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं. जो आपके 5 से 10% बहुत अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं जिसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम रिक्वायर्ड है, तो ये एक बेनिफिट आपको मिल जाता है. ठीक है, तो ऑलरेडी देखो थ्योरेटिकल कंसेप्ट बहुत ज्यादा है, बट फिर से वही बात है, आप किस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं. अगर आप एसएससी जेई या किसी भी जेई और ए लेवल एग्जाम के लिए प्रिपेयर करेंगे तो यहां से बहुत थ्योरेटिकल क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे. बट पर्टिकुलरली इफ आई टॉक अबाउट योर गेट एग्जाम, तो गेट एग्जाम में बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल पार्ट नहीं आता है. और ये एक एडवांटेज है क्योंकि जो भी न्यूमेरिकल पार्ट है वो सीधा सीधा आपके एग्जाम में पूछा जाता है. तो जितने भी टॉपिक हैं जहां जहां से भी न्यूमेरिकल फ्रेम हो सकता है वो सारे टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. तो एक एडवांटेज आपको मिल जाता है. सर और एग्जाम वो सारे टॉपिक्स हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे. क्लियर है. तो अगर आपने पहले पढ़ रखा है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं पढ़ रखा है तो भी पढ़ सकते हैं. ठीक है, कोर्सेज आर ऑलरेडी अवेलेबल. आपने पढ़ रखा तो आप रिवाइज करके आइए ताकि आप इस कोर्स का मैक्सिमम एडवांटेज उठा पाए. करना क्या है आपको, जो भी आपके डाउट्स एंड क्वेरीज हैं उनको क्लियर कर लेना है. ठीक है, तो इन्हीं बातों के साथ शुड आई स्टार्ट द डिस्कशन. ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है. कुछ लोग बहुत लोग मेरे को जानते होंगे और बहुत सारे लोग होंगे जो नहीं जानते होंगे, तो एक जनरल इंट्रोडक्शन की बातचीत कर लेते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, रेदर आई शुड से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जानना, बट फिर भी जान लेते हैं. सो दोज हु आर न्यू इन माय क्लास, तो आई एम क्षितिज सचान. तो मेरा नाम है क्षितिज सचान. लगभग लगभग 10 से 12 साल से मैं आपके गेट और ईएससी एग्जाम के लिए पढ़ा रहा हूँ. सब्जेक्ट जो मैं मेजरली डील करने वाला हूँ, ट्रांसपोर्टेशन, सर्वेइंग और आरसीसी. आई हैव क्वालिफाइड वेरियस स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम, और साथ साथ मैंने गेट के एग्जाम को भी मल्टीपल टाइम क्रैक किया है. माई बेस्ट गेट रैंक इज AIR 30. तो गेट में जो अब तक का सबसे बेस्ट रैंक मैं ला पाया वो 30 रैंक है. तो जो भी आपके डाउट्स एंड क्वेरीज हो, यू ऑल कैन कनेक्ट विद मी. आप सभी लोग कनेक्ट हो सकते हैं टेलीग्राम में मेरे साथ. तो यू नीड टू सिंपली सर्च क्षितिज सचान AIR 30, यू विल गेट द ग्रुप. और वहां पर जो भी आपके डाउट्स एंड क्वेरीज हैं उसका डिस्कशन कर सकते हैं. इतनी जानकारी मोर देन इनफ है. इससे ज्यादा जानकारी जान के क्या करोगे. ठीक है, चलिए तो एक बार सिलेबस बता दूं. सिलेबस सभी को पता है, तो यू ऑल कैन कनेक्ट विद मी. और अभी हम लोग इसमें इस कोर्स को स्टार्ट करते हैं. ठीक है, चलिए. तो आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि ज्यादा से ज्यादा चीजों को एक्सप्लेन कर पाऊं, बट थोड़ा सा स्टार्ट द डिस्कशन. और भाई सिलेबस की बात करें, सिलेबस बहुत बड़ा है इसका, हमको 10 साल लग गए याद करने में. तो इफ आई टॉक अबाउट द सिलेबस इन योर गेट एग्जाम, तो कहां से स्टार्ट होता है, कई चैप्टर है इसमें. चैप्टर 1 इज योर इंट्रोडक्शन. चैप्टर 2 इज योर लीनियर मेजरमेंट. लीनियर मेजरमेंट जहां पर आप बात करते हैं चैन और टेप सर्वेइंग की, इन विच यू विल टॉक अबाउट द चैन और टेप सर्वेइंग. एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है लीनियर मेजरमेंट में स्केल, वहां से भी क्वेश्चन आते हैं. अगला डिस्कशन होता है दैट इज रिलेटेड टू द कंपास सर्वेइंग. ये सभी आपके एक तरीके से चैप्टर है जो आपके सिलेबस का पार्ट है. फोर्थ इज द ट्रैवर्स सर्वेइंग. ट्रैवर्स सर्वेइंग. नेक्स्ट इज योर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम योर गेट एग्जाम, दैट इज द लेवलिंग. और यहां पर आप दो तरीके की लेवलिंग की बात करते हैं. वन इज गोइंग टू बी द प्लेन लेवलिंग एंड अनदर इज गोइंग टू बी द जियोडेटिक लेवलिंग.
तो ये दोनों लेवलिंग से सवाल आपको देखने को मिलते हैं। अगला टॉपिक है दैट इज कंटूर। कंटूर इज द एप्लीकेशन ऑफ लेवलिंग, तो कंटूर से भी कुछ सवाल आ जाते हैं। इसके अलावा भी सर कुछ टॉपिक है, बिल्कुल। ट्रिग्नोमेट्रिकल लेवलिंग, ट्रिग्नोमेट्रिकल लेवलिंग। नेक्स्ट चैप्टर इज ट्रायंगुलेशन। ट्रायंगुलेशन सर्वेइंग के भी क्वेश्चन आते हैं। कभी कभार कुछ क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर में देखने को मिल जाएंगे रिलेटेड टू द प्लेन टेबल सर्वेइंग, तो प्लेन टेबल सर्वेइंग का भी डिस्कशन आपको करना है। नेक्स्ट इज थियोडोलाइट सर्वेइंग, थियोडोलाइट सर्वेइंग। कुछ और इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की अगर बात करें, दैट इज द थ्योरी ऑफ एरर, थ्योरी ऑफ एरर्स। नेक्स्ट इज, हाथ थक गया भाई, नेक्स्ट इज कैलकुलेशन ऑफ एरिया एंड वॉल्यूम, एरिया एंड वॉल्यूम का कैलकुलेशन। और कोई चैप्टर रह गया? यस, कर्व्स, टेक्योमेट्री सर्वेइंग, टेक्योमेट्री सर्वेइंग। नेक्स्ट फोटोग्रामेट्री सर्वेइंग, फोटोग्रामेट्री सर्वेइंग। जीपीएस अब आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, अर्लियर इट वाज द पार्ट ऑफ योर सिलेबस। गेट की अगर बात करें तो नेक्स्ट चैप्टर जो आ जाएगा वो आ जाएगा जीआईएस एंड रिमोट सेंसिंग, बेसिक्स ऑफ जीआईएस एंड रिमोट सेंसिंग। तो ये आपके सर्वेइंग का सिलेबस है। दिस इज द कंप्लीट सिलेबस ऑफ योर सर्वेइंग। इतना कुछ पढ़ना आपको, और यहां से आपको मिलने वाले हैं 4 to 5 मार्क्स। कुछ रहे तो नहीं? ठीक है भैया, स्टार्ट करें। तो आज हम लोग जो बातचीत करने वाले हैं, वी विल टॉक अबाउट द लीनियर मेजरमेंट। अब देखो, इंट्रोडक्शन हम लोग अभी नहीं पढ़ रहे हैं, बट पढ़ना चाहिए। बहुत कम चांस है कि यहां से कोई सवाल आए, बट यहां से सवाल नहीं आएगा ऐसा भी नहीं बोला जा सकता है। तो 5 से 6 टॉपिक हैं जो आप चैप्टर नंबर 1 में पढ़ते हैं। क्विकली मैं उसके बारे में आपको बता देता हूं, बहुत शॉर्ट में एक बार जस्ट रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर लेता हूं। पहला टॉपिक आप पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन में, व्हाट इज द सर्वेइंग। सर्वेइंग होता क्या है, डेफिनेशन ऑफ सर्वेइंग जिसमें आप बोल सकते हो। तो आप बोलते हो सर सर्वेइंग इज एन आर्ट फॉर डिटरमाइनिंग द रिलेटिव पोजीशन ऑफ अ पॉइंट। सर्वेइंग एक कला है जिसकी हेल्प से मैं क्या चाह रहा हूं, किसी भी पॉइंट की रिलेटिव पोजीशन को डिफाइन करना चाह रहा हूं। अब उस पॉइंट की रिलेटिव पोजीशन को डिफाइन करने के लिए मुझे कुछ मेजरमेंट करने पड़ेंगे। वो मेजरमेंट कैसे हो सकते हैं? वो लीनियर मेजरमेंट हो सकते हैं और वो एंगुलर मेजरमेंट हो सकते हैं। एंड दैट पॉइंट मे लाई ऑन द अर्थ सरफेस। वो पॉइंट हमारा अर्थ सरफेस पे भी हो सकता है, अबव द अर्थ सरफेस हो सकता है, या बिलो द अर्थ सरफेस हो सकता है। ये डेफिनेशन थी, फिर से मैं रिपीट कर देता हूं। फॉर एग्जांपल, दिस इज द पॉइंट पी, ये अपना पॉइंट पी है। इस पॉइंट की पोजीशन को डिफाइन करना है। विदाउट एनी रेफरेंस वी कैन नॉट डिफाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट। अगर मैं आपसे बात बोल दूं कि ये लाइन बड़ी है या छोटी, तो आप इसका जवाब क्या देंगे? आप इसका जवाब नहीं दे सकते हैं। क्यों? किसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है, किसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है। इफ आई टॉक अबाउट दिस लाइन, अगर मैं ग्रीन लाइन के रेफरेंस में बोलूं तो ये व्हाइट लाइन क्या हो जाएगी? बड़ी लाइन हो जाएगी। लेकिन अगर मैं येलो लाइन के रिस्पेक्ट में बोलूं तो ये व्हाइट लाइन क्या हो जाएगी? छोटी लाइन हो जाएगी। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ द रिलेटिव पोजीशन। जब कभी भी किसी भी पॉइंट की पोजीशन को आप डिफाइन करेंगे, यू आर टॉकिंग अबाउट द रिलेटिव पोजीशन विच सिग्निफाइज द पोजीशन। वी आर डिफाइनिंग द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट विद रेफरेंस टू द फिक्स रेफरेंस पॉइंट। कोई ऐसा फिक्स पॉइंट है जिसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी, उसके रिस्पेक्ट में हम किसी पॉइंट की पोजीशन को डिफाइन करना चाह रहे हैं। उसके लिए हमें 2 मेजरमेंट करने पड़ सकते हैं, एक लीनियर मेजरमेंट और एक एंगुलर मेजरमेंट। सर लीनियर मेजरमेंट क्या होता है, जल्दी से ये भी बता दीजिए। लीनियर मेजरमेंट का मतलब होता है मेजरमेंट ऑफ द डिस्टेंसेस। डिस्टेंस, दूरी, डिस्टेंस का जो मेजरमेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं लीनियर मेजरमेंट। बेसिकली वी विल फोकस ऑन द 2 टाइप्स ऑफ द लीनियर मेजरमेंट। 2 तरीके के लीनियर मेजरमेंट के बारे में हम लोग बातचीत करने वाले हैं। वन इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, अनदर इज द वर्टिकल डिस्टेंस। सर ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या होती है, वर्टिकल डिस्टेंस क्या होती है? जब 2 पॉइंट किसी एक सेम प्लेन पे लाई कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल जिस भी रूम पे अभी आप हैं उस रूम के फ्लोर को देखिए और उस फ्लोर पे कोई भी 2 पॉइंट मार्क कर दीजिए। कंसीडर दैट फ्लोर एज अ सिंगल प्लेन। एक प्लेन है आपका फ्लोर, और उनमें से किन्हीं भी 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस जो होगी वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होने वाली है। सिमिलरली आप अपने रूम पे फ्लोर को देखिए और सीलिंग को देखिए। फ्लोर आपका एक प्लेन है और सीलिंग आपका एक दूसरा प्लेन है। अब अगर इन दोनों पॉइंट जो कि अलग अलग प्लेन है, इन दोनों प्लेन पे अगर मैं कोई 2 पॉइंट कंसीडर करूं ए और बी, तो इन दोनों पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस होगी उसको मैं बोल सकता हूं वर्टिकल डिस्टेंस। तो किसी भी पॉइंट की पोजीशन को डिफाइन करने के लिए मुझे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर करनी पड़ सकती है या मुझे वर्टिकल डिस्टेंस मेजर करनी पड़ सकती है। सिमिलरली अगर मैं एंगुलर मेजरमेंट की बात करूं तो 2 तरीके के एंगुलर मेजरमेंट होते हैं। एक होता है लीनियर, एक होता है हॉरिजॉन्टल एंगल, और दूसरा होता है वर्टिकल एंगल। तो जैसे हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को डिफाइन किया
कि सर सेम प्लेन पे जो डिस्टेंस थी, ऐसे ही सेम प्लेन पे जैसे आप एंगल को डिफाइन करेंगे उसको हॉरिजॉन्टल एंगल बोलेंगे, और डिफरेंट डिफरेंट प्लेन के बीच में अगर आप कोई एंगल डिफाइन करेंगे तो आज के बाद हम लोग उसको वर्टिकल एंगल बोलेंगे। डेफिनेशन क्लियर हो गई? जल्दी से डिस्कशन टिल नाउ इज क्लियर टू एवरीवन। तो ये पहला टॉपिक आप पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन में, डेफिनेशन ऑफ सर्वेइंग। दूसरा टॉपिक आप पढ़ते हैं कि सर सर्वेइंग का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो आपने बोला था सर सर्वेइंग का ऑब्जेक्टिव होता है प्रिपरेशन ऑफ प्लान और मैप। किसी भी जगह का प्लान या मैप बनाना, ये हमारे सर्वेइंग का मेन ऑब्जेक्टिव है। सर प्लान क्या होता है, मैप क्या होता है, ये बता दीजिए। तो जब कभी भी आप एग्जिस्टिंग किसी भी ग्राउंड में जो एग्जिस्टिंग फीचर्स हैं, एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन है, उस इंफॉर्मेशन को अगर हम लोग पेपर पे रिप्रेजेंट करते हैं तो उस पीस ऑफ पेपर को हम लोग बोल देते हैं मैप। आपकी कल्पनाएं हैं, आपका जो दिमाग है, खासकर जो आपके आर्किटेक्ट फ्रेंड होते हैं, वो जो आपकी जरूरतों के हिसाब से जो आपका घर डिजाइन करते हैं, जो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इट इज द फ्यूचर कंस्ट्रक्शन दैट में हैपन, उसको आप बोलते हैं प्लान। ये बेसिक डिफरेंस है। तो किसी भी जगह के लिए प्लान बनाने के लिए और मैप बनाने के लिए सर्वेइंग का ज्ञान होना, सर्वेइंग के बारे में पता होना, एज ए इंजीनियर, एज ए आर्किटेक्ट आपको पता होना चाहिए। आर्किटेक्ट, यहां तक की बात क्लियर है? तो ये था ऑब्जेक्टिव, सर प्लान और मैप बनाना चाह रहे हैं। तो डेफिनेशन हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया। तीसरा पार्ट होता था सर प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग। दो इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल दो इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल हैं सर्वेइंग के। पहला प्रिंसिपल होता था वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। पहला प्रिंसिपल क्या था? वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। मतलब जब कभी भी किसी भी एरिया का आपको सर्वे करना है, सबसे पहला हमारा काम क्या होगा कि पूरी ईमानदारी से, पूरी शिद्दत से वी विल ट्राई टू फिक्स द बाउंड्रीज ऑफ दैट एरिया। हम उस एरिया की बाउंड्री को फिक्स करेंगे, उस एरिया को डिफाइन करेंगे। उसके लिए जो मेन स्टेशन होंगे या जो कंट्रोल स्टेशन होंगे, उनका मेजरमेंट हम लोग हायर डिग्री और हायर डिग्री ऑफ एक्यूरेसी और हायर डिग्री ऑफ प्रिसीजन से करेंगे। एंड वंस वी हैव डिफाइंड द एंटायर एरिया, उसके बाद हम उस एरिया को स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करके, एक एक पार्ट को कंप्लीट करके पूरे एरिया को कंप्लीट कर लेंगे इन द टर्म्स ऑफ मेजरमेंट। ये था वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। दूसरा प्रिंसिपल बोलता था कि अगर आपको किसी भी पॉइंट की पोजीशन को डिफाइन करना है, या इसको मैं और सुधार के बोलूं कि इफ यू वांट टू करेक्टली डिफाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट की करेक्ट पोजीशन को डिफाइन करने के लिए हमें कम से कम दो इंडिपेंडेंट मेजरमेंट करने चाहिए। स्टेटमेंट क्या था? टू लोकेट एनी पॉइंट टेक एटलीस्ट टू इंडिपेंडेंट मेजरमेंट, और दो तरीके से ये स्टेटमेंट बताया जाता है आपको। टू डिफाइन एनी पॉइंट और टू लोकेट एनी पॉइंट टेक एटलीस्ट द रेफरेंस ऑफ 2 पॉइंट। दोनों बातें सही है। क्या सर हम दो से ज्यादा मेजरमेंट करके किसी पॉइंट को डिफाइन कर सकते हैं? हाँ, बहुत अच्छी बात है, बट दो से कम रेफरेंस नहीं होने चाहिए या दो से कम मेजरमेंट नहीं होने चाहिए। तो ये तीसरा टॉपिक होता था जिसको हम लोग बोलते थे प्रिंसिपल्स ऑफ सर्वेइंग। थोड़ा थोड़ा तेज है। क्यों तेज है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, क्योंकि बहुत ज्यादा ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैं चाहता हूं कि आप ये भी रिवाइज कर लें, इसलिए मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूं आपको। ऑफ सर्विंग जनरली गेट में क्लासिफिकेशन से कुछ सवाल आए हुए हैं बहुत पहले। तो क्लासिफिकेशन आप कई बेसिस पे करते थे, जैसे सर हमारे सर्वेइंग का पर्पस क्या है? तो लैंड सर्वेइंग आप बोल देते थे, प्रॉपर्टी सर्वेइंग बोल देते थे, सिटी सर्वेइंग बोल देते थे, रूट सर्वेइंग बोल देते थे। सर्वेइंग किस जगह पे आप कर रहे हैं? लैंड सर्वेइंग आपने बोला, मरीन सर्वेइंग समुद्री इलाके में अगर आप कोई सर्वेइंग कर रहे हैं, एस्ट्रोनॉमिकल सर्वेइंग। वी कैन ऑल्सो क्लासिफाई द सर्वेइंग based on the instrument that we are using for the measurement. Chain surveying, tape surveying, theodolite surveying, plane table surveying, compass surveying. These are the example of the classification of surveying that we are using based on the instrument. और एक क्लासिफिकेशन आप करते थे कि सर सर्वेइंग के लिए हम कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वेइंग, टेक्योमेट्रिकल सर्वेइंग, दीज आर द एग्जांपल ऑफ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द मेथड। यहां से कुछ सवाल आते हैं, जैसे खासकर मैं बात करूं कौन कौन से सवाल आते हैं उनको भी एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। सर आर्कियोलॉजिकल सर्वे क्या होता है? तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे में जो आपकी पुरातत्व विभाग वाली चीजें हैं, एंटीक स्ट्रक्चर्स हैं, उनकी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना और स्टोर करना इज द पार्ट ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे। सर एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे क्या होता है? तो चांद तारे की पोजीशन के बारे में पता करना उसके लिए जो सर्वेइंग करते हैं उसको हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे बोलते हैं। सर कैडेस्ट्रियल सर्वे क्या होता है? तो किसी भी प्रॉपर्टी की प्रॉपर्टी लाइन को डिफाइन करने के लिए जो सर्वे हम लोग करते हैं उसको हम लोग कैडेस्ट्रियल सर्वे बोलते हैं। तो ये बहुत फ्रीक्वेंट। टोपोग्राफिकल सर्वे क्या होता है? सर जो भी एग्जिस्टिंग फीचर्स हैं, एग्जिस्टिंग फीचर्स किसी जगह में दो तरीके के हो सकते हैं, या तो मैनमेड फीचर्स हो सकते हैं या तो नेचुरल फीचर्स हो सकते हैं। उनकी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, उनकी इंफॉर्मेशन को पेपर में रिप्रेजेंट करना, ऐसे सर्वे को हम लोग बोलते हैं टोपोग्राफिकल सर्वे। क्लियर है? बोलो भाई, स्पीड ठीक है? चलिए, इसके बाद आप नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते थे, दैट वाज द डिवीजन ऑफ सर्वेइंग।
अपनी सहूलियत के हिसाब से हमें चीजों को समझने में आसानी हो, डिफिकल्टी ना हो, ऑन दैट बेसिस वी हैव डिफाइंड द सर्वेइंग इन टू पार्ट। सर्वेइंग को हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था, जिसको पहले को हम लोग बोलते थे प्लेन सर्वेइंग और दूसरे को हम लोग बोलते थे जियोडेटिक सर्वेइंग। समझिए होता क्या था, एक्चुअल में अगर अर्थ सरफेस की बात किया जाए तो अर्थ सरफेस इज अ कर्व सरफेस। हमारे अर्थ में कर्वेचर है और हम सभी लोग अर्थ सरफेस पे रहते हैं। तो किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच में अगर एग्जैक्ट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की बात किया जाए तो इट शुड बी द कर्व डिस्टेंस, यस और नो। बट कर्व डिस्टेंस को मेजर करना हमारे लिए एक तो डिफिकल्ट टास्क है, दूसरा अगर डिस्टेंस बहुत कम है तो जाहिर सी बात है कि उस कर्वेचर की इफेक्ट भी बहुत कम आने वाला है। तो आपने बोला था कि सर अगर कोई ऐसा सर्वे है, अगर कोई ऐसी जगह है जो स्मॉल लेंथ है या स्मॉल एरिया है, कितना स्मॉल, अगर डिस्टेंस हमारी 12 किलोमीटर तक की है, अगर एरिया जो है वो 195 किलोमीटर स्क्वायर तक का एरिया है, तो हमने ये ऑब्जर्व किया है, क्या ऑब्जर्व किया है कि लीनियर में जो अगर मैं अर्थ के सरफेस को प्लेन भी मान लूं तो भी बहुत ज्यादा एरर नहीं आ रही, उस एरर को हम इजिली निग्लेक्ट कर सकते हैं। तो आपने बोला था इन द केस ऑफ प्लेन सर्वेइंग we are not considering the effect of curvature of earth in our measurement। हम अर्थ के कर्वेचर के इफेक्ट को कंसीडर नहीं करते हैं। अगर मैं बात करूं प्लेन सर्विंग में, एक्चुअल में अर्थ में कर्वेचर है तो क्या हमारे प्लेन सर्विंग में एरर होती है? हाँ एरर होती है, लेकिन वो एरर निग्लिजिबल होती है, इसलिए हम लोग उसको एज ए प्लेन सरफेस मान लेते हैं। ठीक है। दूसरा दूसरा अगर मैं डिस्कशन करूं सर जियोडेटिक सर्वेइंग क्या होता, तो आपने बोला था सर ऐसा सर्वेइंग का तरीका जहां पर हम लोग अपने लीनियर मेजरमेंट और एंगुलर मेजरमेंट में अर्थ के कर्वेचर के इफेक्ट को कंसीडर करेंगे। वी आर कंसीडरिंग, तो ऑब्वियसली इट विल बी सुटेबल फॉर द लार्ज एरिया, लार्ज डिस्टेंस। ठीक है। लास्ट टॉपिक आप पढ़ते थे, व्हाट इज द ऑपरेशंस इन्वॉल्व इन सर्विंग। अभी लास्ट टू लास्ट ईयर आई थिंक गेट 2022 की बात है, 22 या 23 की बात है, एक क्वेश्चन यहां से आया था रिलेटेड टू द ऑपरेशंस इन सर्विंग, थ्योरेटिकल क्वेश्चन था कि सर किसी भी सर्विंग में कौन कौन से ऑपरेशंस इन्वॉल्व होंगे। तो सबसे पहला पार्ट होता है सर्विंग का, दैट इज द प्लानिंग। प्लानिंग फेज में आप ये डिस्कस करते हैं, प्लानिंग फेज में आप ये डिस्कस करते हैं कि सर कौन सा मेथड हमें सर्वेइंग के लिए फॉलो करना है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट हमें मेजरमेंट्स के लिए यूज करना है, हमारी डिजायर्ड एक्यूरेसी क्या होगा, व्हाट शुड बी द व्हाट शुड बी द लेवल ऑफ precision that we are going to use। तो all these things you are going to finalize in the first phase of the surveying, that is the planning। जैसे ही प्लानिंग वाला पार्ट कंप्लीट हो जाता था, अगला स्टेप आता था सर एग्जीक्यूशन। अब आपने जब सारी चीजें प्लान कर ली हैं, इंस्ट्रूमेंट, मेथड्स, डिजायर्ड एक्यूरेसी, सारा कुछ अगर फिक्स हो गया है, देन यू विल गो फॉर द मेजरमेंट्स। फिर आप मेजरमेंट्स करते थे, फील्ड मेजरमेंट्स मतलब फील्ड का डेटा का कलेक्शन करते थे। फील्ड मेजरमेंट्स और फील्ड डेटा कलेक्शन विल बी डन। और फील्ड का डेटा कलेक्ट करने के बाद अगला जो स्टेप आता था वो होता था ऑफिस वर्क। ऑफिस वर्क में क्या करते थे, वॉट एवर डेटा यू हैव कलेक्टेड उसके बेसिस पे आप उस डेटा को प्लॉट करते थे फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्लान और मैप। एंड द लास्ट स्टेप वाज द सेटिंग आउट वर्क। तो अगेन टोटल 4 स्टेप्स आर इन्वॉल्व, प्लानिंग, फील्ड मेजरमेंट, ऑफिस वर्क एंड लास्ट इज द सेटिंग आउट वर्क। तो दीज आर द ऑपरेशंस इन्वॉल्व इन सर्विंग। तो नाउ आई कैन से कि हम लोगों ने सर्वेइंग के सारे इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्शन ऑफ सर्वेइंग के जो टॉपिक्स थे वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए। जल्दी से बोलो हाँ या ना। किसी को कहीं पे भी कोई डाउट हो, इफ एनीवन हैविंग एनी डाउट, एनी क्वेरी इन ऑल दिस 5 और 6 टॉपिक्स दैट आई हैव जस्ट क्विकली कंप्लीटेड, तो आप पूछ सकते हैं। एनीवन? तो पहला चैप्टर हम लोगों ने सफलतापूर्वक यहां पर कंप्लीट कर लिया है। क्लियर है? चलिए, सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। बेटा ये हो गया कंप्लीट। फिर से मैं बोल रहा हूं, यहां से सवाल आने के चांसेस की प्रोबेबिलिटी लगभग लगभग 0 है। आने को आ सकता है थ्योरेटिकल क्वेश्चन, बट मुझे नहीं लगता है कि जैसा अभी एग्जाम का लेवल है, अभी आपका रिक्वायरमेंट है, तो इन माई पर्सनल ओपिनियन ये बहुत लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम योर गेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। बट स्टिल क्योंकि सिलेबस का पार्ट है तो मैंने इसके बारे में आपको क्विकली सारे कंसेप्ट को रिवाइज भी करा दिया है कि इफ इन केस इफ सम क्वेश्चन यू विल गेट फ्रॉम दिस टॉपिक यू विल एबल टू सॉल्व। कर पाओगे? ठीक है, आओ आगे आओ। अगर मैं बात करूं लीनियर मेजरमेंट पे और खासकर गेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सर इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दीजिए। अगर मैं इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करूं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज करेक्शंस, जहां से आपका सवाल आ सकता है। एंड द अनदर इज लिमिटिंग लेंथ ऑफ ऑफसेट।
लिमिटिंग लेंथ ऑफ ऑफसेट, और एक बहुत बेसिक टॉपिक है जिसके बारे में ऑलरेडी आपको पता है, जिसको आप बोल सकते हैं स्केल। ये 3 टॉपिक हैं जहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है फ्रॉम दिस चैप्टर। अगेन आई एम रिपीटिंग, सबसे इंपॉर्टेंट जो है, ये इसी ऑर्डर में मैंने लिखा भी है, इनकी इंपॉर्टेंस के ऑर्डर पे। यू कैन इजिली एक्सपेक्ट 1 to 2 मार्क प्रॉब्लम, स्पेशली न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द करेक्शन। दूसरा जो है, दैट इज द लिमिटिंग लेंथ ऑफ द ऑफसेट। इससे सवाल बहुत ज्यादा गेट में आए नहीं है, बट ये सिलेबस का पार्ट है, तो मुझे ऐसा लगता है कि यहां से भी सवाल बन सकता है। एंड द लास्ट वन इज द स्केल, मैप डिस्टेंस अपॉन ग्राउंड डिस्टेंस। तो ये 3 टॉपिक हैं जो आपको यहाँ पर रिवाइज करने हैं अच्छे से। शुड वी स्टार्ट अवर डिस्कशन? चलिए स्टार्ट करिए। मेजरमेंट का मतलब मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, मेजरमेंट ऑफ द डिस्टेंस। डिस्टेंस का मेजरमेंट है, डिस्टेंस होती है 2 तरीके की, वन इज गोइंग टू बी द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एंड अनदर इज गोइंग टू बी द वर्टिकल डिस्टेंस। अभी अभी स्टार्टिंग में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और वर्टिकल डिस्टेंस को मैंने डिफाइन किया। इस पर्टिकुलर चैप्टर में अभी जो हम लोग बातचीत करने वाले हैं, दैट विल बी टोटली रिलेटेड टू द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। अभी हम लोग वर्टिकल डिस्टेंस की बातचीत नहीं कर रहे हैं, मतलब 2 ऐसे पॉइंट जो एक सेम प्लेन पे लाई कर रहे हैं, उनके बीच की डिस्टेंस को आपको क्या करना है, मेजर करना है। अब इसको करने के लिए हमारे पास 2 तरीके के बेसिकली मेथड है, एक होता है डायरेक्ट मेथड और एक होता है इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड की अगर बात करें, तो जो क्वांटिटी आपको मेजर करनी है, फॉर एग्जांपल अगर मुझे डिस्टेंस मेजर करनी है, तो द सेम क्वांटिटी दैट वी आर मेजरिंग ऑन द फील्ड आल्सो। जैसे 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस मेजर करनी है विद द हेल्प ऑफ द चैन, विद द हेल्प ऑफ द टेप। अगर आप कोई डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, तो डायरेक्टली यू आर मेजरिंग द डिस्टेंस, सर इतने मीटर डिस्टेंस है, इतने फीट डिस्टेंस है, यस और नो, वट एवर यूनिट्स यू आर टेकिंग, उसके बेसिस पे आप अपना आंसर बता देंगे। इनडायरेक्ट मेजरमेंट का मतलब क्या है कि फील्ड में हमारा मेजरमेंट कुछ किसी और चीज का होगा, बट यस उसको फाइनली हम लोग रिलेट कर देंगे जो क्वांटिटी हम लोग डिफाइन करना चाह रहे हैं, जैसे पेडोमीटर, ओडोमीटर, स्पीडोमीटर। तो दीज आर सम मेथड्स जहां पर हम लोग क्या करने वाले हैं, इनडायरेक्ट मेजरमेंट्स करते हैं। कुछ मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स भी हमारे पास अवेलेबल हैं, जैसे ईडीएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टेंस मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट, जहां पर आप डिस्टेंस का मेजरमेंट कर सकते हैं। तो दीज आर द सम मेथड्स, कुछ इंस्ट्रूमेंट हैं, ये बहुत बेसिक बातें हैं, बट फिर वही मैं अपने साइड से कोशिश कर रहा हूँ कि ज्यादा से ज्यादा चीजें आपको रिवाइज करा पाऊँ। बहुत अच्छा रहेगा अगर आप थोड़ा सा कंसेप्ट्स को रिवाइज करके आएंगे, तो यू विल एबल टू टेक द मैक्सिमम एडवांटेज ऑफ दिस कोर्स, और चाहता मैं यही हूँ। ठीक है, तो अब आइए मुद्दे पे। जो हमारा सिलेबस है वो घूम फिर के आता है चैन और टेप में। तो देखो भैया, कुछ चैन है जिनके बारे में आपको पता होनी चाहिए। एक होती गंटर्स चैन, एक होती रेवेन्यू चैन, एक होती मीट्रिक चैन, और एक होती इंजीनियर्स चैन। एज सच बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्पेसिफिकेशन है, तो यू शुड नो किस चैन की क्या स्पेसिफिकेशन है। जैसे अगर मैं बात करूं गंटर्स चैन की, तो 66 फीट लॉन्ग की एक चैन होती है। अब सर चैन क्या होता है? चैन इज अ सीरीज ऑफ कनेक्टेड लिंक्स, जहां पर हम अलग अलग लिंक्स को कनेक्ट कर देते हैं, तो देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ द चैन। तो गंटर्स चैन की स्पेसिफिकेशन क्या है? टोटल लेंथ, जो स्टैंडर्ड लेंथ है गंटर्स चैन की, वो 66 फीट की है, और उसमें 100 लिंक्स होते हैं। मीट्रिक चैन 30 मीटर में भी मार्केट में अवेलेबल है, और 20 मीटर की लेंथ में भी आती है। 150 लिंक भी होते हैं और 100 लिंक्स भी होते हैं। इंजीनियर्स चैन की अगर बात करें, तो 100 फीट की इसकी टोटल लेंथ होने वाली है, और 100 ही लिंक्स होते हैं। और रेवेन्यू चैन 33 फीट लॉन्ग और 16 लिंक। सर क्या ये स्पेसिफिकेशन मुझे याद करने पड़ेंगे? करने पड़ेंगे। क्यों? फॉर एग्जाम्पल अगर यहां से एक एमएसक्यू क्वेश्चन बन गया, और एमएसक्यू क्वेश्चन में उसने चारों स्पेसिफिकेशन दे दी, कुछ सही दे देगा, कुछ गलत दे देगा, बोलेगा फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट्स, हो गया, क्वेश्चन बन गया। तो इजिली यू कैन एक्सपेक्ट कि यहां से भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। सिंपली दे आर गोइंग टू पुट द 4 स्टेटमेंट बेस्ड ऑन द स्पेसिफिकेशन ऑफ दीज चेन्स। कुछ उसमें से करेक्ट होंगे, कुछ उसमें से इनकरेक्ट होंगे। आपसे या तो करेक्ट पूछ लिए जाएंगे, या तो इनकरेक्ट पूछ लिए जाएंगे। आप आंसर तभी कर पाएंगे जब आपको ये स्पेसिफिकेशंस पता है। पहला सवाल, 2 तरीके के सवाल बनेंगे, इसके अलावा कोई तीसरा सवाल नहीं बनेगा। तो यहां से जो पहला प्रॉब्लम बनेगा, दैट वी हैव डिस्कस्ड बेस्ड ऑन द स्पेसिफिकेशन, डायरेक्टली स्पेसिफिकेशन पता है, यू विल एबल टू सॉल्व। एक अच्छा न्यूमेरिकल भी यहां से बन सकता है, और बनना भी चाहिए, आज नहीं तो कल। तो पेपर नहीं सेट हुआ होगा तो शायद क्वेश्चन आ जाए। अब न्यूमेरिकल कैसे बनेगा? वो बोलेगा सर मैंने 2 पॉइंट है ए और बी, उसके बीच में डिस्टेंस मेजर किए, और कुछ मेजरमेंट्स इस तरीके से हैं कि ये जो डिस्टेंस है वो है 3 लिंक ऑफ इंजीनियर्स चैन, 2 लिंक ऑफ रेवेन्यू चैन,
and 3 links of Gunter's chain. जो डिस्टेंस आपने मेजर की है वो उसकी डिटेल आपको कुछ इस तरीके से दी गई है. Whatever distance we have measured, the detail is provided in this form. बोलेगा what will be the distance in feet और in meter. फाइनली इन दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कितनी है फीट या मीटर में. क्वेश्चन समझ में आ रहा है भैया? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? अगेन कहीं है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, बट अगेन इट इज बेस्ड ऑन द, ये फिर से बेस्ड है स्पेसिफिकेशन पे. वंस यू नो द स्पेसिफिकेशन, अगर आपको ये स्पेसिफिकेशंस पता होंगी, देन यू विल एबल टू आंसर द क्वेश्चन. तो आई होप यू गॉट द क्वेश्चन. लेट मी नो इन द चैट बॉक्स. क्वेश्चन क्लियर है? तो आपको पता होनी चाहिए इंजीनियर्स चेन की स्पेसिफिकेशन क्या है, आपको पता होनी चाहिए रेवेन्यू चेन की स्पेसिफिकेशन क्या है, आपको पता होना चाहिए गंटर्स चेन की स्पेसिफिकेशन क्या है. बोलो भाई, यहां तक की सभी बातें सभी को क्लियर है? चलो कोई बात नहीं, अभी क्लियर है. तो वी विल कंटिन्यू आवर डिस्कशन, और पूरी एनर्जी के साथ, पूरे एफर्ट्स के साथ हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे. आज की क्लास के डिस्कशन को यहीं पे एंड कर सकते हैं हम लोग. एंड ऑलरेडी आई हैव कंप्लीटेड वन चैप्टर, जो आपका इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर था उसका ऑलरेडी मैंने डिस्कशन कंप्लीट कर लिया है. चैन की कुछ बातचीत कर ली है, कौन कौन सी चैन होती है. अभी वो बातचीत भी कर लूंगा कि और कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं. और डायरेक्टली वी विल स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास फ्रॉम द करेक्शन से स्टार्ट कर देंगे, जो मेन अपना टॉपिक है. तो कुछ बातें और कंप्लीट करके आज इस क्लास के डिस्कशन को हम लोग यहीं पे एंड करेंगे. ठीक है? तो आई होप आप सभी इस बात को समझ सकते हैं. तो होपफुली फ्रॉम टुमारो वी विल एबल टू कंटिन्यू. चलिए भाई, इसके अलावा अगर टेप की बात करें तो क्लॉथ और लिनन टेप, ग्लास फाइबर टेप आप यूज करते हैं, मेटेलिक टेप, स्टील टेप और इनवार टेप. ये ध्यान रखना है, इसमें 64% स्टील, इनवार टेप में हम लोग एलॉय यूज करते हैं. कई एग्जाम में ये पूछा गया, इसलिए मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं. इन सब में सबसे बेस्ट क्वालिटी का जो टेप है दैट इज द इनवार टेप. इट इज मेड अप ऑफ 64% स्टील और 36% इसमें क्या होती है, निकल होती है. These types are very accurate but expensive and liable to break easily. ये कुछ इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. एक्यूरेट होते हैं, बहुत अच्छी बात है, जल्दी ब्रेक हो सकते हैं और थोड़े से कॉस्टली होते हैं. बट जितने भी आपके पास टेप्स के ऑप्शन अवेलेबल हैं, उन सब में जो सबसे बेस्ट है हमारे पास टेप, इनवार टेप है. अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे बोला था, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ द सर्वेइंग, जो कि बोलता था वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट. वहां पर आपने डिस्कस किया था कि जब सर कभी भी किसी भी एरिया का सर्वे करना है, तो सबसे पहले मुझे वहां की बिल्डिंग लाइन या प्रॉपर्टी लाइंस को, मोर प्रिसाइजली जो कंट्रोल स्टेशन है, उनको करेक्टली डिफाइन करना पड़ेगा. और उनको करेक्टली डिफाइन करने के लिए हमें वहां पर लीनियर मेजरमेंट करने पड़ेंगे. तो हायर डिग्री ऑफ प्रिसीजन, हायर डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, इसको मेंटेन करने के लिए इसी टेप का यूज किया जाता है. मतलब इनवार टेप्स आर यूज टू एस्टेब्लिश द कंट्रोल स्टेशंस. कंट्रोल स्टेशंस की पोजीशन को डिफाइन करने के लिए हम लोग इनवार टेप का यूज करते हैं. कंट्रोल स्टेशंस की पोजीशन को डिफाइन करने के लिए हम हायर डिग्री ऑफ एक्यूरेसी चाहिए, और वो हायर डिग्री ऑफ एक्यूरेसी आपको मिलती है विद द हेल्प ऑफ द इनवार टेप. तो पूछा जा सकता है कि किसी किसी एग्जाम में ऐसा पूछा भी गया है. ठीक है? सिमिलरली और कोई इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर्ड है तो सर वुडन पैक्स चाहिए होते हैं. वुडन पैक्स की हेल्प से, वुडन पैक्स की हेल्प से जितने भी मेन स्टेशंस होते हैं, मेन स्टेशंस को हम लोग क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं. एरो का यूज क्यों करते हैं? एरो का यूज करते हैं इंटरमीडिएट स्टेशंस की पोजीशन को डिफाइन करने के लिए. ये एक स्टील वायर होता है आपका, मेड अप ऑफ स्टील वायर, और उससे आप इंटरमीडिएट स्टेशंस की पोजीशन को लोकेट कर लेते हैं. उसके लिए हम लोग एरो का यूज करते हैं. ठीक है भाई? और कोई इंस्ट्रूमेंट चाहिए? रेंजिंग रॉड. ऑब्वियसली रेंजिंग के बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. किसी भी इंटरमीडिएट पॉइंट की पोजीशन को डिफाइन करने के लिए हमें रेंजिंग परफॉर्म करना पड़ता है, और रेंजिंग परफॉर्म करने के लिए वी रिक्वायर द रेंजिंग रॉड्स आल्सो. सिमिलरली वी नीड टू ऑफसेट रॉड इन द केस ऑफ चेन सर्वेइंग, जो कि लगभग कुछ सेम ही होती हैं आपके रेंजिंग रॉड से रिलेटेड. इसके बाद कुछ 90 डिग्री एंगल मेजरमेंट्स इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे क्रॉस स्टाफ, प्रिज्म स्क्वायर, और तीसरा इंस्ट्रूमेंट होता है ऑप्टिकल स्क्वायर. ये 3 ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जिनसे आप 90 डिग्री एंगल को मेजर कर सकते हैं. यहां से भी एक अच्छा सवाल बन सकता है थ्योरेटिकल.
उसको मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। ये तीनों ही इंस्ट्रूमेंट है जो आपके 90 डिग्री मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट है, क्रॉस स्टाफ, प्रिज्म स्क्वायर और ऑप्टिकल स्क्वायर। एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन यहां से ये बन जाता है कि प्रिज्म स्क्वायर और ऑप्टिकल स्क्वायर में विच वन इज द बेस्ट एंड वाई। अगेन आई एम रिपीटिंग माई क्वेश्चन, ये दोनों ही इंस्ट्रूमेंट प्रिज्म स्क्वायर और ऑप्टिकल स्क्वायर ऑफसेट को लेने के लिए, ऑफसेट को मेजर करने के लिए आप यूज करते हैं। बोथ दीज इंस्ट्रूमेंट्स आर यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ 90 डिग्री। विच वन इज टेक्निकली मोर सुटेबल, मोर एक्यूरेट, एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट। तो इसका आंसर भी आई होप सभी लोग को पता होगा। नहीं पता है तो मैं बता देता हूं। तो आपने बोला था सर प्रिज्म स्क्वायर और ऑप्टिकल स्क्वायर को अगर हम लोग डिस्कस करते हैं, अगर कंस्ट्रक्शन डिटेल की बात करें तो सर ये जो बॉक्स होता है हमारा, इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, दो प्लेन होते हैं, दो सर्फेसेस होती है जिनको हम लोग प्लेस करते हैं एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। ऑप्टिकल स्क्वायर के केस में ये दो मिरर होते हैं जो 45 डिग्री पे प्लेस किए जाते हैं और जिसकी वजह से आप 90 डिग्री वाले पॉइंट को लोकेट कर पाते हैं। ड्यू टू द रफ हैंडलिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि हम लोग इंस्ट्रूमेंट को बार बार यूज कर रहे हैं, फील्ड पे ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से इट मे बी पॉसिबल कि जो एंगल आपने मेंटेन कर रखा है इन दोनों मिरर के बीच में, वो एंगल टेक्निकली चेंज भी हो सकता है। जितना जितना एंगल इन दोनों मिरर के बीच में होगा उसका डबल आप एंगल लोकेट कर पाएंगे। तो अगर मुझे 90 डिग्री लोकेट करना है, दैट मींस इसीलिए हम लोगों ने इन दोनों मिरर को 45 डिग्री पे प्लेस किया था। अगर किसी भी वजह से ये एंगल 44 डिग्री हो गया तो वी विल एबल टू लोकेट द पॉइंट विच विल हैव द एंगल ऑफ 88 डिग्री। तो इस तरीके की एरर हमारे मेजरमेंट में आ सकती है इन द केस ऑफ ऑप्टिकल स्क्वायर। लेकिन अगर मैं यहीं पर इन मिरर्स की जगह एक प्रिज्म का यूज करता हूं, तो प्रिज्म के जो सर्फेसेस हैं उनके बीच का एंगल क्या रहने वाला, फिक्स रहने वाला, आप कितनी भी रफ हैंडलिंग कर दो। तो रफ हैंडलिंग की वजह से दैट एंगल विल नॉट चेंज, वो एंगल चेंज नहीं होगा, जिसकी वजह से एक्यूरेसी बेटर हो जाती है एज कंपेयर टू द ऑप्टिकल स्क्वायर। तो मैंने आपसे पूछा था, मेरा सवाल ये था कि प्रिज्म स्क्वायर और ऑप्टिकल स्क्वायर में विच इंस्ट्रूमेंट इज मोर प्रिसाइज, बेस्ट और वाई। तो नाउ द आंसर इज प्रिज्म स्क्वायर इज बेटर वन। प्रिज्म स्क्वायर हमारे पास एक बेटर चॉइस है क्योंकि उसमें चांसेस ऑफ एरर जो है ड्यू टू द पुअर हैंडलिंग वो लेस है एज कंपेयर टू द ऑप्टिकल स्क्वायर। क्लियर हो गया सभी को? क्लियर हो गया सभी को भाई? तो एक क्वेश्चन यहां से ये बन सकता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट। प्लम बॉब का भी यूज करते हैं, तो ये कुछ इंस्ट्रूमेंट्स थे दैट वी आर यूजिंग। अब मिस्टेक्स क्या हो सकती है, आपने रीडिंग गलत पढ़ ली, कॉलिंग एंड रिकॉर्डिंग रॉन्ग रीडिंग्स, वही सिमिलर एक्सीडेंटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द एरो, फेलियर टू डिटेक्ट द पोजीशन ऑफ द जीरो मार्क, रीडिंग द फ्रैक्शन ऑफ लेंथ इनकरेक्टली। 20.94 था, जल्दबाजी में इसको नोट कर लिया 20.49। तो भैया मेरा इस तरीके की एरर भी आपके सर्वे वर्क में आ सकती है। अब जब जब एरर होगा, एरर क्या होता था, एरर को हम लोग डिफाइन करते थे मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, और करेक्शन होगा ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है। तो वेरेवर देयर विल बी एनी एरर इन आवर मेजरमेंट, इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फिक्स दैट एरर। अगर हमारे मेजरमेंट में किसी भी तरीके की कोई भी एरर हुई है तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उस एरर को फिक्स करें। कैसे फिक्स करेंगे? डिपेंडिंग अपॉन द नेचर एंड बिहेवियर ऑफ द एरर, किस तरीके की एरर है उसके बेसिस पे वी आर गोइंग टू अप्लाई द सुटेबल करेक्शंस। हमें उस मेजरमेंट में करेक्शंस अप्लाई करने हैं। तो दीज आर द प्रोबेबल एरर दैट में अकर, जो आपकी हो सकती है लीनियर मेजरमेंट में। अब इनके लिए करेक्शंस अप्लाई करना है, तो करेक्शंस की बात अगर करें तो यार देखो, मैं मेन अब मुद्दे पे आता हूं। मुद्दा ये है हमारा, ये है करेक्शन। तो दीज आर द वेरियस टेप और चैन करेक्शंस दैट आर रिक्वायर्ड। जो जनरल एरर्स हमारी होती हैं लीनियर मेजरमेंट में, चैन और टेप सर्वेइंग में, वो बेसिकली कुछ इन वजह से होती हैं। एरर ड्यू टू द स्टैंडर्डाइजेशन, तो उसके लिए हम लोग बातचीत करेंगे करेक्शन की। एरर ड्यू टू द स्लोप, एरर ड्यू टू द पुल, एरर ड्यू टू द टेम्परेचर, एरर ड्यू टू द सैग, एरर ड्यू टू द मिस अलाइनमेंट। तो फॉर दीज ऑल दीज एरर्स वी विल अप्लाई द सुटेबल करेक्शंस। ये पार्ट जो है यहाँ, तो आज की इस क्लास के डिस्कशन को मैं इसी पॉइंट पे करता हूं एंड। कल हम लोग ये तीनों टॉपिक जो है इसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक टाइम 7 PM पे आपकी क्लास है, और कल हम लोग लीनियर मेजरमेंट वाले टॉपिक को कंप्लीट करने वाले हैं। सो आज जो डिस्कशन किया सर, इससे क्या कुछ पीवाईक्यू बन जाएंगे, कुछ पीवाईक्यू आएंगे। तो फ्रॉम टुडेज डिस्कशन यू विल एबल टू सॉल्व 6 to 7 पीवाईक्यू। तो केवल आज की अभी जो मैंने क्लास आपके साथ डिस्कस किया है, जितने भी टॉपिक डिस्कस किए हैं, इस क्लास से आपको 5 से 6 या 6 से 7 पीवाईक्यू
आराम से मिल जाएंगे, तो आप उनको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, विद दिस वर्ड आज की क्लास के लिए डिस्कशन यहीं पे हम लोग क्या करते हैं, रोकते हैं। मिलते हैं कल फॉर द फर्दर डिस्कशन। सो आई होप यू ऑल हैव एंजॉयड द सेशन और चीज़ों को रिवाइज करके आए। थोड़ा सा आप लोग भी अपने साइड से एफर्ट डालिए और कंसेप्ट्स को रिवाइज करके आइए, ताकि अगर कहीं कोई डाउट क्वेरी है तो उसका इफेक्टिव डिस्कशन आप लोग मेरे साथ यहाँ पर कर पाएं। इसी के साथ आज की इस क्लास का डिस्कशन यहाँ पर हम लोग कंप्लीट करते हैं। मिलते हैं कल फॉर द फर्दर डिस्कशन। दिस वाज ऑल अबाउट फॉर दिस क्लास। थैंक यू एवरीवन, कीप लर्निंग। थैंक यू।